हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के विषय में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने गयासुद्दीन तुगलक के विषय में पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात तुगलक वंश में एक नए शासक ने पदभार संभाला। उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं। मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था जुना खां, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जुना खां। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये अब क्या बना? तुगलक वंश का अगला शासक बना। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1325 से लेके 1351 ईस्वी तक। अब जो हम दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ये सबसे पढ़ा लिखा, सबसे विद्वान एवं योग्य शासक था। लेकिन इसकी योजना, इसने 3-4 योजनाएं बनाई, लेकिन ये योजनाएं कभी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। और इसकी जो योजनाएं थी समय से बहुत आगे थी। तो इसकी वजह से इसे कुछ लोगों इसलिए इसे कुछ इतिहास का समझ नहीं पाए। कुछ इतिहासकार ने इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को कहा स्वप्नशील, कुछ ने इसे पागल कहा और कुछ ने इसे रक्त पिपासु भी कह दिया। बरनी, सरहिंदी, निजामुद्दीन, बदायूं और फरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने सुल्तान को अधर्मी तक कह दिया। मोहम्मद बिन तुगलक एक कला प्रेमी एवं अनुभवी सेनापति था। इसने अपने पिता के दौर में, मतलब गयासुद्दीन तुगलक के दौर में देवगिरी का अभियान किया था और उसमें सफलता भी प्राप्त की थी। इसे अरबी और फारसी भाषा का विद्वान माना जाता है। इसके अलावा खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। अलाउद्दीन खिलजी के भांति अपने शासनकाल के प्रारंभ में इसने न तो खलीफा से अपनी पद की स्वीकृति ली और न उल्लेमा वर्ग का सहयोग लिया। क्यों? क्योंकि इसे लगता था जो सत्ता है मैंने अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त किया है, मुझे इसे किसी से वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंततः इसे खलीफा से स्वीकृति मांगनी पड़ी। और मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने अमीरों की जब भर्ती करता था या किसी अधिकारी की जब भर्ती करता था, तो उसे ये नहीं दिखता था वो किस जाति या किस वंश का है, बल्कि उसकी योग्यता दिखता था। और अगर वह पाता था कि यह योग्य व्यक्ति है तो उसे अपने अमीर या अधिकारी वर्ग में शामिल कर लेता था। तो इसके अमीर वर्ग में, इसके अधिकारी वर्ग में उस समय बहुत ज़्यादा विविधता थी। क्यों? क्योंकि ये टैलेंट पर जोर देता था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन पर बैठते समय दिल्ली सल्तनत कुल 23 प्रांतों में बटा हुआ था। और एक चीज़ हमें और स्मरण रखना है और याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। इसका जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण भारत का अभियान किया था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने का प्रयास नहीं किया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत के राज्यों को विजित किया और उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इसी की वजह से इसके शासनकाल में प्रांतों की संख्या बहुत अत्यधिक बढ़ गई, अधिकारी वर्ग में भी बहुत ज़्यादा विविधता आ गई और इसीलिए इसके काल में विद्रोह भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तृत था और उस समय इतने ज़्यादा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप नहीं थे, यातायात के साधन इतने डेवलप नहीं थे, जिसकी वजह से इसके साम्राज्य के किसी न किसी हिस्से में क्या होते रहता था? विद्रोह होते रहता था। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह होता है? तो उसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसकी कुछ योजनाएं देख लेते हैं जिसकी वजह से यह इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया है। और ये जो योजनाएं थी अपने समय से बहुत आगे की थी, इसलिए इतिहासकारों ने स्वप्नशील कहा। ये हमने पहले वाले स्लाइड में देखा भी। तो अभी हम देख लेते हैं। तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि इसकी सबसे पहली योजना थी। ये जानता था कि जो गंगा यमुना का जो दोआब है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो इसलिए इसने सोचा कि चूँकि उपजाऊ प्रदेश है तो वहाँ पर, मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कि गयासुद्दीन तुगलक जो था 33% टैक्स लेता था भू राजस्व के रूप में। तो इसने दोआब क्षेत्र में उसे बढ़ा के संभवतः 50% कर दिया।
तो लेकिन हुआ ये दिक्कत कि जिस साल इसने ये योजना लागू की उसी साल क्या पड़ गया, दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया, इसके बावजूद भी इसके जो अधिकारी थे उन्होंने ज़बरदस्ती कर वसूलना प्रारंभ किया, जिसकी वजह से दोआब क्षेत्र के लोग जो है शासन से नाराज हो गया। कई लोगों ने विद्रोह कर दिया और कई लोग खेतों को छोड़कर भागने लग गए, जिसकी वजह से इसे दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की योजना थी इसे वापस लेना पड़ा और इसे कृषि के विकास के लिए इसने एक नवीन विभाग की स्थापना करना पड़ा, जिसका नाम था दीवाने अमीर को ही। इसके अलावा इसने किसानों को तकावी ऋण देना भी प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन भी विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने कृषि के विकास पर जोर दिया, तो उसका आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और किसने तकावी ऋण प्रारंभ किया, तो उसका आंसर भी क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ही होगा उसका आंसर भी। तो ये वाली योजना फ्लॉप हो गई। इसकी जब दूसरी जो योजना थी वो थी राजधानी परिवर्तन की। अब हमने पहले ही बताया कि इसका जो साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा विस्तृत था, तो उसने सोचा कि जो देवगिरी नामक स्थान है वो उसके साम्राज्य के बीच में है, अगर वो उसे अपनी राजधानी बना लेगा तो उससे कई बेनिफिट मिलेंगे। पहला तो बेनिफिट ये मिलेगा कि मंगोल आक्रमण से राजधानी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से गयासुद्दीन तुगलक के समय में 29 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ और उसने उस आक्रमण को क्या कर दिया, विफल कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी मंगोल आक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ था और इसके शासनकाल में बहुत बड़ी झड़प भी हुई थी मंगोलों के साथ। तो इसे लगा कि अगर राजधानी को दिल्ली से उठाकर अगर देवगिरी ले जाता है तो क्या होगा, इसको बेनिफिट ये होगा कि मंगोल आक्रमण से सुरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा वो इसके साम्राज्य के केंद्र में भी था। और तीसरा इसे लगता था कि दक्षिण भारत जो है संपन्न प्रदेश है, संपन्न स्थान है, जगह है, तो वहाँ पर राजधानी परिवर्तित करने से जो शासन में और ज़्यादा कशावट आएगी और राजकोष में धन की मात्रा में वृद्धि होगी। तो इसी वजह से इसने क्या किया, राजधानी को परिवर्तित कर दिया और देवगिरी का नाम क्या रख दिया, इस देवगिरी का नाम रख दिया दौलताबाद। लेकिन कुछ समय पश्चात ही इसने इस योजना को भी क्या कर दिया, वापस ले लिया और देवगिरी से इसकी राजधानी फिर से पुनः कहाँ चली गई, दिल्ली चली गई। लेकिन जब इसने जो देवगिरी या दौलताबाद में अपनी राजधानी का परिवर्तन किया तो उसमें एक पॉजिटिव चीज निकल के आया कि दक्षिण में भी मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ और बहमनी साम्राज्य के उदय के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। अब इसकी जो तीसरी योजना थी उसका नाम था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अब सांकेतिक मुद्रा क्या होती है, जैसे अगर हम देखें 100 रुपया 200 रुपये का जो भी हमारे पास नोट हो, तो अगर उसे विमुद्रीकरण की फिर से एक नई योजना आ गई और उसे कह दिया गया कि अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, और जब हमने मान लो उसे बैंक में एक्सचेंज नहीं किया और उन नोटों को लेकर अगर हम पहुंच गए कबाड़ी के पास, रद्दी वाले के पास, तो उस नोटों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि उसकी रेट जो है 100 या 200 रुपये है। क्यों? क्योंकि आरबीआई उस पर गारंटी देता है, लेकिन वास्तव में उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर आरबीआई ने गारंटी देना बंद कर दिया तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो उसने तीसरी योजना चालू की कि सांकेतिक मुद्रा। तो कुछ लोगों ने ऐसा बोला है, जैसे कि फरिश्ता बोलता है कि वो पीतल का था, बरनी बोलता है वो तांबा का था, और उसने बोला कि ये पीतल और तांबे का ये मुद्रा है, इसे ही आप मान लो कि ये सोने का या चांदी का मुद्रा है। लेकिन चूंकि ये उस समय से बहुत आगे की बात थी और इसने इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी खामियां रह गई थी। कौन कौन सी खामियां रह गई थी? पहला तो ये कि इसने टकसाल पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने घर घर में पीतल और तांबे के सिक्के बनाने प्रारंभ कर दिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोग लगान भी जो है नकली या जाली मुद्रा के रूप में देने लग गए। तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई। तो इसीलिए जो मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी जो सांकेतिक मुद्रा की जो योजना थी इसे वापस लेना पड़ा। और सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की वजह से एडवर्ड टॉमस नाम का जो इतिहासकार हुआ उसने इसे धनवानों का राजकुमार भी कहा है। अब इसकी जो एक और योजना थी उसका नाम था खुरासन का अभियान। अब खुरासन कहाँ है? खुरासन जो है मध्य एशिया में स्थापित एक जगह है। तो उसने सोचा कि मध्य एशिया में जो खुरासन नामक जगह है वहाँ पे जो अबू सैयद करके जो व्यक्ति है, अगर उसे सत्ता से हटा दिया जाएगा तो उसका कंट्रोल कहाँ पर हो जाएगा? गजनी और काबुल में हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कंट्रोल हो जाता है तो ये मंगोल आक्रमण से बहुत हद तक सुरक्षित रहेगा। तो इस उद्देश्य से उसने मिस्र के सुल्तान और ट्रांस ऑक्शियाना नाम की एक जगह है, वहाँ के जो सुल्तान थे तरमा सिरिन के साथ मिलकर एक त्रिमैत्री संघ बनाया और
खुरासान अभियान के लिए करीब 3,70,000 घुड़सवारों की भर्ती की। उसे 1 साल की अग्रिम धनराशि भी दे दी गई। लेकिन जैसे ही ये सब अभियान के बारे में योजना बनाना प्रारंभ हुआ, वैसे ही खुरासान या सेंट्रल एशिया की राजनीति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया, जिसकी वजह से ये अभियान भी क्या हो गया, इसका असफल हो गया। अब सेना तो बना ही चुका था, तो उसने सोचा क्यों ना इसे कराची अभियान के लिए यूज़ कर लिया जाए। तो उस समय जो कुमायूं या कांगड़ा करके वर्तमान में जो जगह है, उसे कराची नाम से जाना जाता था। तो इसने एक नया अभियान प्रारंभ किया। कौन सा अभियान? कराची का अभियान। लेकिन दिक्कत ये था कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ सल्तनत कालीन जो सेना थी उसके अनुकूल नहीं थी। सल्तनत कालीन सेना का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर था? दिल्ली या दक्षिण भारत में था। वहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं। तो इसी वजह से बिना किसी तैयारी के जो सेना है वो कहाँ पहुँच गई? कराची पहुँच गई। लेकिन जैसे सेना पहुँची, सर्दी का मौसम आ गया। सर्दी की मौसम आने की वजह से सैनिकों की भारी मात्रा में मृत्यु हो गई। बर्नी तो यहाँ तक लिखता है कि इसकी बहुत बड़ी सेना कराची अभियान के लिए गई थी, लेकिन केवल 10 लोग ही बच के वापस आ पाए। तो इस तरह से इसकी ये कराची अभियान भी क्या हो गई? असफल हो गई। मैंने पहले ही बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे? करीब 34, जिसमें 27 कहाँ पर हुए थे? दक्षिण भारत में हुए थे। और इसी के शासनकाल में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी की थी। और हरिहर और बुक्का जो 2 भाई थे, इसे जो है विजयनगर या दक्षिण भारत में विद्रोह हो गया था। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिला, इन्होंने हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने विजयनगर नामक साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब ये जो सारा कहानी हम जो बता रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उसका सबसे बड़ा स्रोत है रेहला। तो रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा था? रेहला नामक पुस्तक लिखा था इब्न बतूता ने लिखा था। और इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मैंने पहले भी बताया था। इब्न बतूता जो था मोरक्को से आया हुआ यात्री था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी योग्यता को देखते हुए इसे दिल्ली का काजी बना दिया था। फिर बाद में इब्न बतूता को चीन भेजा था अपने राजदूत के रूप में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में रेहला में इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था धार्मिक रूप से सहिष्णु शासन था, सहिष्णुता की नीति पर बिलीव करता था। और इसीलिए इसके शासनकाल में जो प्रसिद्ध जैन संत थे उनका भी आगमन इनके दरबार में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है एकमात्र दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए जिन्होंने होली के त्यौहार में भाग लेना प्रारंभ किया था। फिर बाद में मैंने पहले ही बताया कि इसका पूरा जीवन जो है विद्रोह को दबाने में चला गया। तो विद्रोह को दबाने के लिए थट्टा जा रहे थे, सिंध प्रांत के आसपास थट्टा नामक जगह है। जब वहाँ जा रहे थे तब इनकी बीमारी से मौत हो गई। तब इतिहासकार बदायूं ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये प्रश्न जो है ये कोट जो है कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में। अब इससे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जो कि इसका भाई था।